ओके सो आर वी रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एग्जैक्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे साइंस के। और ये क्वेश्चंस बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारे वीडियोस आए हैं साइंस पे उनको बेस में रख के बनाया है। तो जिस भी इंसान ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारे वीडियोस कायदे से सही से रिवाइज करके किए होंगे वो इजीली इस पेपर में 10 में से 7 से 8 सवाल कर सकता है। द एम ऑफ द पेपर इज कि आप कैसे ट्रैप में ना फंसें। मैंने हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, हर में तो नहीं, छोटे छोटे ट्रैप बनाए हैं जो कि आपको लगेगा कि ऑप्शन ए सही है, बट एक्चुअली ऑप्शन ए सही होगा नहीं, ऑप्शन बी हो सकता है सही हो। तो प्लीज अटेम्प्ट केयरफुली और विल स्टार्ट। हाँ, दिस टाइम आई डू नॉट वांट यू टू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने मार्क्स लिखे कमेंट सेक्शन में। ऑल आई वांट कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं वो लिखो आप। क्या आप वो क्वेश्चन सही कर सकते थे अगर थोड़ा केयरफुली आप वो सॉल्व करते तो, ये लिखो। और क्या कुछ नया था जो आपसे गलत हुआ, मतलब यू वर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, यू वर नॉट नोइंग द फैक्ट कि इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ है। दिस इज ऑल आई वांट। आई डू नॉट वांट कि मार्क्स लिखो यार अब। और प्लस यार अब तो हार्डली 10-12 दिन बचे हैं बॉस। अब साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, आंख बंद करके इन 3 चीज़ों पे फोकस कर लो। बहुत और इच्छा है, ज्योग्राफी पढ़ लो। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट सॉरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वॉलिटी के चक्कर में मत पड़ो यार। पॉलिटी ऑलरेडी रोहित ने बहुत बढ़ा रखा है, उतना ही पढ़ के चले गए तो इजीली अच्छा स्कोर कर दोगे। हाँ, और मैंने रोहित से रिक्वेस्ट भी की है कि एक पंचायती राज पे वीडियो डाल दे यार वो, क्योंकि पंचायती राज मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ईयर एक आध सवाल दिख जाते हैं मुझको। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है, अगर वो नहीं डालता है देन विल कम अप विद समथिंग एल्स, विल सी। और मोस्ट प्रोबब्ली ये साइंस का लास्ट एमसीक्यू होगा हम मेरे एंड से। उसके बाद अगर कुछ और करना होगा तो विल सी, अदरवाइज साइंस में सफिशिएंट हो चुका है। मतलब व्हेन आई से सफिशिएंट, मतलब लिटरली मींस सफिशिएंट। अगर इसके साथ आप पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो और लूसेंट पढ़ लेते हो एक बार, वो लूसेंट जो जनरल लूसेंट नहीं आती जिसमें साइंस भी होता है 10-12 पन्नों में, अगर वो पढ़ लेते हो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो मतलब आप सबसे ऊपर हो, मतलब जो आपका कंपटीशन है आपको एज है उनसे, क्योंकि आपने हमारा वीडियोस देख रखा है। ठीक है, फटाफट ये 10 सवाल करते हैं यार, फिर देखते हैं आगे। देखो, कह रहा है स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, एक्स एंड वाई। व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई? बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत सिंपल सवाल है। मैं सीधा तुमसे पूछ लेता है स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके बदले मैंने थोड़ा घुमा के पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन से तुम्हारा अलॉयज वाला टॉपिक रिवाइज हो रहा है। कॉपर प्लस जिंक क्या होता है? ब्रास। कॉपर प्लस टिन क्या होता है? ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस निकल किस में होता है? आप देखोगे तो गन मेटल में ये आता है, कॉपर एंड निकल। अब देखो, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। सो एक्स एंड वाई कुड बी क्रोमियम एंड निकल। सो सी शुड बी द आंसर। सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल जो है सबसे मिलके स्टेनलेस स्टील बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसलिए रखे थे ताकि आप उसमें अलॉयज वाला टॉपिक रिवाइज कर लो। अलॉयज में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बहुत सारे अलॉयज होते हैं, कितना याद करोगे? ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, गन मेटल, ड्यूराल्यूमिनियम और शोल्डर। ये 3 4 5 आप याद रखो, मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट। ये क्वेश्चन जो है यार वैसे तो आसान सवाल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने बनाया है। अदरवाइज हम लोग ये मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग का टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। हाउएवर, आप में ये सीरीज नहीं बता रखी है कि कंडक्टिविटी सीरीज क्या होगी, बट उसने मेंशन कर रहा है स्पेसिफिकली कि सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिंग कंडक्टिव एलिमेंट, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट। दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक हीट। हीट को भी कंडक्ट करते हैं, जैसे सैंड जो है वो हीट को कंडक्ट करेगा, हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। इतना डेप्थ में नहीं जाते, सीधा इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है। सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट है, बट चूंकि बहुत कॉस्टली होता है यार तो उसके तार वार बनाने फीजिबल नहीं है ना, इसलिए कॉपर वॉपर के बनते हैं। सेकेंड मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट गोल्ड है सिल्वर के बाद, बट ठीक है, इतना ही आपको जानना है, सिल्वर फिर गोल्ड।
एनसीईआरटी में सिर्फ सिल्वर दे रखा है, मोस्ट कंडक्टिव की का जिक्र कर रखा है, तो आप अगर सिर्फ सिल्वर भी याद रखते हो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, बी शुड बी द आंसर। शुड बी क्या, बी विल बी द आंसर यार। हाँ, ये इस टॉपिक का सबसे बढ़िया सवाल है। पढ़ते हैं पहले क्या है। कह रहा है वाई एक कंपाउंड है जिसके पास 100 टाइम्स मोर H प्लस आयंस हैं, आयन कॉन्सेंट्रेशन है, देन X। व्हाट कुड बी द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ X एंड Y। इसमें यार चार कैटेगरी के लोग होंगे जिन्होंने ये सवाल सॉल्व किया होगा। पहली कैटेगरी होगी जिसको आता ही नहीं होगा, मतलब, बट वैसे लोग कम होंगे क्योंकि ये 67th में इस तरह का एक क्वेश्चन, 66th में, राइट, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, 1000 टाइम्स का था यार उसमें, तो लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने भी आपको बताया है, एक एक वीडियो में इसका जिक्र किया है, रोहित ने भी एक वीडियो में जिक्र किया है। और फिर भी अगर आप गलत कर रहे हो तो ये आपकी कमी नहीं, ये हमारी कमी है, हम आपको सही से समझा नहीं पाए हैं। और इस क्वेश्चन में ट्रैप है, इसलिए आप गलत कर रहे हो। देखो, तो एक कैटेगरी तो ऑफ लोग होंगे जिनसे ये सॉल्व हुआ ही नहीं होगा, जिनको आता ही नहीं होगा ये। दूसरी कैटेगरी होगी जो सोच रही होगी कि अच्छा 100 टाइम्स मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपने बताया था कि 10 टाइम्स में एक पीएच वैल्यू चेंज होता है, 100 टाइम्स में दो होगा, 1000 टाइम्स में तीन पीएच वैल्यू चेंज होगा, राइट। जैसे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या था, 2 से 5 पीएच चेंज होता है, तो H प्लस आयन 1000 टाइम्स चेंज होगा। तो एक कहेंगे कि 100 टाइम्स में दो पीएच वैल्यू चेंज होता है, तो किसी ने 1 और 3 मार दिया होगा, इसमें भी दो पीएच चेंज हो रहा है। किसी इंसान ने 2 और 4 ही सिर्फ मारा है, इसमें भी दो पीएच वैल्यू चेंज हो रहा है। 1 और 4 तो फॉर श्योर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 पीएच वैल्यू चेंज हो रही है, तो 1000 टाइम्स हो जाएगा। 2 और 5 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 चेंज हो रही है, तो ये भी 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ लड़के होंगे जो सिर्फ बी मारेंगे, कुछ लड़के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, लड़का बोलना ठीक नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ डी मारेंगे, और कुछ जो बहुत तेज होंगे जो सोच लिए होंगे कि हाँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, 1000 टाइम्स मतलब दो पीएच का चेंज, तो वो बी और डी दोनों मारेंगे, यानी वो मोर मारेंगे। बट आप इसमें फंस कहाँ जा रहे हो, आप इसमें सिर्फ फंस रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो 1000 टाइम्स मोर, आप यहाँ देख ही नहीं रहे हो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछ रहा है या वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स पूछ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, ये इतना लंबा सवाल ही नहीं है, ये सब कहानी बनाई है मैंने। सवाल कह रहा है वाई हैज मोर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो वाई के पास ज्यादा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाई विल बी मोर एसिडिक, राइट, क्योंकि इसके पास ज्यादा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। मोर एसिडिक का मतलब आपने को बताया था कि पीएच वैल्यू कम होगा, 7 से जितना नीचे जाओगे उतना एसिडिक होते जाएगा। तो सिंस y इज मोर एसिडिक, तो pH वैल्यू ऑफ y विल बी लेस देन x। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है कि y का pH वैल्यू x से कम है, इसमें x 1 है, y 4 है, हो नहीं सकता। y शुड बी लेस देन x, pH वैल्यू ऑफ y शुड बी लेस देन x, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे आपका आंसर क्या था कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि नन तो बहुत कम लोगों ने मारा होगा इसमें। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, या तो बी मारेंगे, बी भी नहीं, मेरे को लगता है डी ज्यादातर लोग मारेंगे। फिर कुछ लोग होंगे जो ई तो मारेंगे बट ड्यू टू मोर वाला पार्ट मारेंगे, राइट। कुछ लोग होंगे जो ई मारेंगे ड्यू टू मोर वाला पार्ट मारेंगे। बट बॉस, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है, मोर द एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द एसिडिसिटी, लेस विल बी द पीएच वैल्यू, दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा ये सवाल आपसे। और इसको एक्सप्लेन करूं या दिस इज गुड टू गो? आई थिंक ठीक है। अब देखो, ये सवाल भी ठीक ठाक सवाल है, मतलब बहुत बेसिक सा सवाल है, बट पानी पी लेते हैं पहले, तब तक आप एक बार ये सवाल पढ़ो। कह रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ विटामिन। कह रहा है ये विटामिन जो है ये कंसिडर्ड होता है हार्मोन की तरह, और कॉड लिवर ऑयल जो है वो गुड सोर्स ऑफ ये विटामिन है। विच विटामिन इज बीइंग टॉक्ड है? कोई एक भी देता तो भी आप बता दे, अगर सीधा बोलता दिस विटामिन इज कंसीडर्ड एज अ हार्मोन, और सेकंड पार्ट नहीं भी देता तो भी आप बता देते कि सर विटामिन डी ही है जिसको हार्मोन की तरह ट्रीट करते हैं, कंसीडर करते हैं, और कोई विटामिन नहीं है जो हार्मोन की तरह कंसीडर होता है। फर्स्ट पार्ट नहीं भी देता, सेकंड पार्ट देता, कॉड लिवर ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ दिस विटामिन, तो भी आप बता देते विटामिन डी है सर। अब इतना पढ़ लिया तो ये बता दो विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब याद होना चाहिए, A C D B 12। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं, D A K E, राइट। लिवर में कौन कौन से पाए जाते हैं, D A K E, और B 12 भी पाए जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि अभी लाइट लाइट पे रोहित ने एक वीडियो डाला था कल, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा यूज कर लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल, इंटरनल है यार, यहाँ पे इटर्नल लिख दिया मैंने, इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं करता है? कल आपको पता चल गया है कल के कॉन्सेप्ट क्लास से कि ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड में तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज में भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे ज्यादा पावरफुल यूज है वो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। एक ऑप्टिकल फाइबर होता है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जिससे मिलती है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। एक पर्पस ये था इस क्वेश्चन का कि टोटल मतलब मी एज अ पर्सन और यू एज अ पर्सन शुड नो, मेरे हमारे और आपके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुड बी सिनोनिमस टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सवाल में दिखे नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए अच्छा वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है। ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, मिराज, ये सब बाद में आएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सबसे बड़ा यूज है इसका। अब बताओ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है क्या? आपको लगता होगा सर ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड होता है तो ये ट्विंकलिंग, फिर मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया यार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता होगा क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? नहीं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन का है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन से होता है। ट्विंकल स्टार इसलिए करते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें बार बार जो है स्टार अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं एंड वी फील लाइक इट्स ट्विंकलिंग, राइट? So does not involve, so D will be the answer. D does not involve, twinkling of star does not involve total internal reflection, it involves refraction. अब रिफ्रैक्शन यहाँ के, तो ये बता दो यार, रेनबो, रेनबो कैसे बनता है? पांचवी बार ये डिस्कस कर रहे हैं रेनबो कैसे बनता है। रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं, रेनबो में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो आर, रिफ्रैक्शन आर, रिफ्लेक्शन आर, आर मूवी आई थी, इससे याद रख लो यार, अगर वो प्रॉपर डायग्राम बना के समझ में नहीं आ रहा है तो इसे याद रख लो। ओह, प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इतना तो समझ में आ गया होगा यार, मैं सवाल कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं मेरे को टाइम लगता है सवाल बनाने में, खुद ही मैं बना रहा हूँ, ताकि मैं सवाल इसलिए बना रहा हूँ ना, इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस आपको एक आध सवाल तो जरूरी मिल जाएंगे, एंड अगर आप ये सवाल गलत कर दोगे ना तो आपका एज जो है बाकी पे वो मिस हो जाएगा। और बाकी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में तो देख रहा हूँ यार, पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हो तुम लोग, डिस्कशन भी काफी सही करते हो, बट आई डू नॉट फील कि जितना डेप्थ में आप लोग पढ़ रहे हो उतना डेप्थ की नीड है। नाउ यू शुड फोकस मोर ऑन रिविजन रादर देन ग्रास्पिंग न्यू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं बोले, न्यू फैक्ट्स। न्यू फैक्ट्स सिर्फ करंट अफेयर्स के ग्रास्प ग्रास्प करो, और अब तो बस रिवाइज करो यार, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स में अगर ये सवाल गलत होता है ना तो फिर निखिल जी को गुस्सा आना चाहिए आप पे, क्योंकि निखिल जी ने सब बताया है, इसमें से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो निखिल जी ने अपने वीडियो में नहीं बताया है। और एल सल्वाडोर पे तो हम लोग पांचवी छठी बार डिस्कशन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन रेफरेंस टू एल सल्वाडोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, बी स्टेटमेंट देखते हैं। इट हैज बीन मेड मलेरिया फ्री रिसेंटली, वीडियो देखो निखिल जी का, पता चल जाएगा, एकदम सही स्टेटमेंट है। उन्होंने एल सल्वाडोर को मैप के थ्रू बताया था जब वो इंटरनेशनल इवेंट थ्रू मैप बता रहे थे। इट इज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ट्रू। अब देखो, अब ए स्टेटमेंट पे आते हैं, ए और बी और सी तो सही है, बट ये सवाल जानते हो थोड़ी सी गलती मेरे से ही हुई है, इस सवाल को मुझे यहाँ बताना चाहिए था, इज नॉट करेक्ट मुझसे पूछना चाहिए था, तब आप फंस जाते हैं। अभी तो बी और सी ट्रू है और आपको पता है और आपने आंसर मोर मार्क दिया है, बट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ए स्टेटमेंट कितने लोगों को सही लग रहा था अभी तक, या गलत लग रहा था, इस पे मुझे क्लैरिटी देना कि ए स्टेटमेंट इट हैज मेड क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर कितने लोगों को सही लग रहा है। द स्टेटमेंट इज इट हैज मेड क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट हैज मेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, इट हैजंट मेड क्रिप्टो करेंसी एज अ होल एज लीगल टेंडर। अब बताओ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा सेट है और बिटकॉइन उसका सबसेट है। तो और भी कुछ करेंसीज होती हैं क्या बिटकॉइन के अलावा? एकदम होती है। इथीरियम होता है, सोलाना होता है, माना होता है, माई नेबर एलिस, पोल्का डॉट, इतने सारे, मतलब एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं यार। बिटकॉइन तो एक छोटा सा चंक है उसका, मतलब बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस वन,
जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। हाउएवर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन से भी अब बहुत सारे इथेरियम बिटकॉइन नेक्स्ट, लोग बोलते हैं इथेरियम विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। इससे एक कहानी जुड़ी है यार। मैं अपने घर कटिहार घूम रहे थे हम लोग, तो हम लोग गोलगप्पे खाने गए अपने दोस्त के साथ। वहां के बच्चे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार लिटरेसी रेट तो इतनी कम है और भाई साहब बिटकॉइन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आई वाज सरप्राइजिंगली शॉक्ड। सो तो इसका आंसर तो हो जाएगा मोर, बट प्लीज टेल मी द एम वाज टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन, राइट? एंड ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बाय नाउ यू मस्ट हैव नोन दिस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले। देखते हैं कितनी टैक्स लगा दी है इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे। 30%, 30% प्लस 1%, वो 1% आप बाद में उसको सेट ऑफ कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें एक ऑप्शन यहाँ ई ऑप्शन होगा, नन और मोर देन वन, है ना? लाफिंग गैस मैंने आपको बता रखा है N2O होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस करेक्ट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है बॉस, ये सेकंड लॉ है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? if an object is at rest it will remain at rest, or if it is in motion it will remain in motion until an external force is applied। यानी इसी से inertia का concept आता है, right? तो force is equal to mass into acceleration। इसके भी ऐसे भी सवाल आते हैं यार, अगर आप बहुत पीछे के ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो मास की वैल्यू दे देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा, फोर्स निकाल देगा, या फोर्स दे देगा, मास दे देगा, एक्सेलरेशन निकलवा लेगा आपसे। टीयर गैस, बहुत सारे गैस को टीयर गैस में यूज करते हैं, उसमें से अमोनिया वन ऑफ देम है, क्लोरीन भी है यार। तो ए बी सी तीनों सही है। अबाउट डी पे, डी कह रहा है प्रोटियम इज न्यूट्रॉन लेस। प्रोटियम होता है क्या? प्रोटियम जो है आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये सारे आइसोटोप्स हैं। तो प्रोटियम क्या होता है? 1H1, मतलब एटॉमिक मास भी वन है, एटॉमिक नंबर भी वन है। तो एटॉमिक नंबर वन है मतलब इलेक्ट्रॉन वन होगा ही होगा, और चूंकि न्यूट्रल सब्सटेंस है तो प्रोटॉन भी वन होगा, इसलिए ये न्यूट्रॉन लेस है। दिस इज द ओनली सब्सटेंस 1H1, only atom which is neutron less, so the answer will be all are correct, so none of them is incorrectly matched, not correctly matched, none of them are incorrect, so answer will be none। ठीक है, लाफिंग गैस आपको बता दिया था इसलिए टीयर गैस बता रहा हूँ। फोर्स के बारे में बता दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तीनों लॉज बता दिए न्यूटन के। प्रोटियम बता दिया आपको, प्रोटियम आइसोटोप होता है। आइसोटोप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हाउएवर एटॉमिक मास चेंज होता है। बहुत बहुत इजी सवाल है ये, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल शुड बी सेम? -40 डिग्रीज, राइट? फिर से वो बताऊंगा, C/5 इज इक्वल टू F-9/32, सॉरी F-32/9, याद कर लेना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उससे आता है -40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Largest gland of human body is liver. Liver is the largest gland. By now you must have known this. Liver is the largest. Large intestine नहीं है। Large इसलिए दे रखा है मैंने, large intestine होगा, नहीं है large intestine। Liver is the largest gland. Liver में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं? D, A, K, E, B12, राइट? बाइल जूस भी प्रोड्यूस होता है यहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है ये तो। आई एम कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट एंड अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, हु एम आई? फॉल्स फ्रूट है, बनाना फॉल्स फ्रूट है क्या? नहीं है। ऑरेंज फॉल्स फ्रूट है क्या? नहीं है। तो आंसर तो सी या डी में से एक होगा, या फिर मोर हो जाएगा। बट कह रहा है गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम देखें तो बनाना एंड एप्पल आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, तो इस हिसाब से आंसर शुड बी एप्पल। इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ओवरी में जो प्रोड्यूस होता है, या फिर रिप्रोडक्शन से, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। फॉल्स फ्रूट के दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एप्पल है, जैक फ्रूट है, एक और बेयर है शायद, पेयर है शायद, आई डोंट नो, देख लेना आप, ठीक है? तो इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। इतने ही सवाल थे। अब मुझे आप ये बताना, इसमें मैंने क्यों लिखा है कि स्कोर मोर देन, ऐसे रैंडम थोड़ी लिख देते हैं यार कि 6 से ज्यादा सवाल सही कर सकते हो, 6 से ज्यादा सवाल सही किया है तो सही होगा, नहीं यार, प्रॉपर एग्जीक्यूशन जाता है इसमें। पहला सवाल मेरे हिसाब से सही करना चाहिए।
ये चलो मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा होगा, हटा दो इसको। तो अभी तक आपको 1 सवाल सही करना चाहिए था। ये भी गलत हो सकता है, एग्रीड। ये तो आपको करना ही चाहिए था, 2 सवाल सही हुआ। ये भी गलत कर सकते हो तुम, एग्रीड। ये भी गलत कर सकते हो, चलो एग्री कर रहा हूँ मैं इस पे भी। ये तो सही होना चाहिए था, 3 सवाल, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको। 4 सवाल एकदम सही होना चाहिए था। 5 सवाल एकदम सही होना चाहिए था। 6 सवाल एकदम सही होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 सवाल तो आपके सही होने ही चाहिए था, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो 6 सवाल आपके सही होने चाहिए थे। मैंने सिर्फ 4 सवाल में आपके साथ थोड़ा ट्वीक किया है क्वेश्चन को इधर-उधर, ठीक है? वीडियो को लंबा नहीं करते हैं बॉस, पढ़ाई करो कायदे से, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट भाई।